दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक ऐसा राजा राज करता था जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। कोई ऐसा अनाथ नहीं था जिसको सहायता ना मिले। वह अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सो जाता था तो वह राजा एक आम आदमी के कपड़े पहनकर अपने चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी लगा लेता और फिर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता। कोई उसे भिखारी समझता तो कोई गरीब किसान। बाजारों की गलियों से लेकर गरीबों की बस्ती तक वह हर जगह घूमता, हर किसी की बातें सुनता। अगर कहीं किसी पर कोई अत्याचार हो रहा होता या फिर कोई भूख से तड़प रहा होता तो राजा के दिल में बेचैनी बढ़ जाती थी, और अगले ही दिन सुबह जब अपनी शाही पोशाक पहनकर वह फिर से अपने सिंहासन पर बैठता तो वह उन घटनाओं और उन लोगों का न्याय करता जो उसने रात में देखे थे। लोग तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि उनका राजा बहुत ही दयालु है, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री ही जानते थे कि राजा रात के समय अपना भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमते हैं और प्रजा के सुख दुख को देखते हैं। यह सिर्फ उस राजा का राजपाट करने का तरीका ही नहीं, बल्कि ऐसा करके वह लोगों के दिलों पर राज भी करता था। उस रात राजा रोज की तरह ही अपने नगर की गलियों में भेष बदलकर घूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। हर गली हर मोड़ पर राजा की नजर थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजबूर तो नहीं, कहीं किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। अभी वह एक सकरी और अंधेरी गली से गुजर ही रहे थे कि अचानक उसके कानों में धीमे धीमे स्वर में बात करने की आवाजें सुनाई पड़ी। उनके कदम वहीं रुक गए और वह बड़े ही गौर से उन आवाजों को सुनने लगा। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो गली के एक कोने में 4 लोग बड़े ही खुफिया तरीके से आपस में कुछ बात कर रहे थे। राजा धीरे धीरे उनके नजदीक गया और फिर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे चारों असल में शहर के सबसे शातिर और चालाक चोर थे। उनके नाम थे रतन, चमन, रंगा और फकीरा। यह चारों किसी के घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। रतन, जो सबसे चालाक और अनुभवी था, अपनी धीमी आवाज में बोला कि हमें इस बार बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। पिछली बार कुछ गलती रह गई थी, लेकिन इस बार हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना है। चमन ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज शहर के सबसे अमीर व्यापारी का सारा माल ही हमारी झोली में होगा। बस हमें वक्त का बिल्कुल सही अनुमान लगाना है। फकीरा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर बोला, जरा धीमे बोलो, कोई सुन ना ले। मैंने सुना है कि यहाँ के राजा ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं और वह खुद भी किसी गरीब के भेष में घूमता रहता है। तब दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, अरे भला, राजा हमारा क्या करेगा? वह तो इस समय महल में बड़े आराम से सो रहा होगा। हमें मौका मिले तो हम तो राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। राजा उन चारों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शहर के शातिर चोरों की टोली यही है, मगर सवाल यह था कि राजा इन्हें रंगे हाथों पकड़े कैसे। रात और गहरी होती जा रही थी। वह गली बिल्कुल सुनसान थी, मगर दूर कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजा अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमर सीधी की, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाया और धीरे धीरे उन चोरों के नजदीक जाने लगा। वह ऐसे चलने का नाटक करने लगे जैसे कोई आवारा आदमी या फिर किसी दूसरे शहर का कोई अजनबी मुसाफिर हो। जब राजा उन लोगों के पास पहुंचा तो जानबूझकर खांसते हुए बोला, अरे भाइयों, यहाँ पर क्या चल रहा है? रात के इस पहर में इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक से अंधेरे में किसी अजनबी आदमी की आवाज सुनकर वे चारों चोर थोड़ा घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह एक साधारण सा आदमी मैले कुचले कपड़ों में लिपटा हुआ है, तब वे थोड़ा बेफिक्र हो गए। चमन, जो कि चोरों का सरदार था, आंखें तान कर बोला, तू कौन है बे? और तुझे क्या लेना देना कि हम कौन है और क्या करने वाले हैं? राजा हल्के से हंसा और अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूँ। कौन कहता है कि सिर्फ तुम ही इस शहर में अकेले उस्ताद हो? मैं भी एक जमाने से यही काम कर रहा हूँ, जो काम तुम लोग करने की योजना बना रहे हो। बस मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना मैं इस वक्त किसी शाही महल में आराम कर रहा होता।
चोरों के सरदार ने शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा तो फिर बताओ कि तुमने अब तक कौन कौन से बड़े काम किए हैं। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई बड़े काम तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर इतना कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े शिकार किए हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने में हाथ साफ करने की सोची थी, मगर उस वक्त मैं पकड़ा गया। रत्न ने हंसते हुए कहा, वाह शाही खजाना, तू तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ाने भरता है। दूसरे चोर ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा कि अगर तू इतना ही बड़ा चोर है तो इस बात का सबूत दे। तब राजा ने बड़ी ही चालाकी से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, भाई सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा दूंगा। चारों चोर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर चोरों के सरदार ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज की रात तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उस पर खरे उतरे तो फिर तुम हमारे साथ हो जाओगे, वरना अपने जीवन की चिंता तुम खुद करो। राजा ने कहा, तो मैं बात पक्की समझूं? अभी तक राजा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी पहचान छुपाए रखी थी। राजा ने उन लोगों की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अच्छा भाइयों, जब मैं तुम्हारा साथी बनने वाला हूँ तो मुझे यह पता होना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम इतने बेफिक्र होकर चोरियां करते हो। आखिर जब बड़ा हाथ मारना ही है तो हम सबको अपनी अपनी खासियत का पता होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रतन सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ा और बोला, मेरे अंदर एक बहुत ही खास गुण है। मैं किसी भी जगह खड़ा होकर सिर्फ सूंघ कर बता सकता हूँ कि सोना चांदी और हीरे मोती आदि कीमती खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है। मुझे सोने चांदी की महक दूर से ही महसूस हो जाती है, इसलिए जब भी कोई बड़ा खजाना चुराना होता है तो मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। राजा ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, वाह, तुम्हारे अंदर तो बड़े ही काम का हुनर है। अब दूसरा चोर, जिसका नाम रंगा था, वह आगे आया और बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला, मैं जानवरों की आवाज समझ सकता हूँ। मैं कुत्ते, बिल्ली, घोड़े सबकी बातें सुन सकता हूँ। वे एक दूसरे से क्या कहते हैं मैं साफ साफ समझ सकता हूँ। अगर कहीं पर कोई कुत्ता भौंक रहा हो, कोई घोड़ा बेचैन हो जाए, तो मैं जान सकता हूँ कि वहां पर कोई बड़ा खतरा है या नहीं। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम कुत्ते बिल्लियों की भाषा भी समझ सकते हो? रंगा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, इसी खासियत के कारण कई बार हमारी जान भी बची है। अब बारी थी तीसरे चोर यानी चमन की। उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी तार निकाली और बड़े घमंड से बोला, मैं बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूँ, चाहे वह ताला लोहे का हो, पीतल का हो या फिर शाही खजाने का सबसे मजबूत ताला हो। मेरे हाथ में आते ही सारे ताले खुल जाते हैं। राजा ने चुटकी लेते हुए कहा, तो भाई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब सबसे आखिर में चौथा चोर यानी फकीरा आगे आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला, मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में भी देख लूं तो फिर उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं करता, चाहे वह अंधेरे में कितनी भी छिपने की कोशिश करे, पर मेरी आंखें उसे फिर भी पहचान लेती हैं। राजा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब रात में अगर किसी को तुम देख लो तो सुबह लाख छुपने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हारी नजरें उस आदमी को पहचान ही लेंगी। फकीरा मुस्कुराया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। राजा अब यह समझ चुका था कि यह चारों चोर कितने हुनरमंद और शातिर हैं, मगर साथ ही साथ राजा अपने मन में एक योजना भी बना चुका था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब हमारी टोली अब बहुत ही जबरदस्त है। तो बताओ कि आज की रात किसे निशाना बनाना है? चारों चोर राजा की बातें बड़े ही गौर से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने गुण और खासियत तो बता दिए थे, मगर उनकी आंखों में अब एक सवाल था। रतन ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, हम सब ने तो अपने अपने गुण बता दिए, मगर तुमने तो अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है। राजा ने कहा कि भाइयों, मेरे अंदर जो गुण है वह कुछ अलग है और वह बड़ा ही अनोखा है। अगर हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर पकड़े जाएं तो मेरी आंख के एक इशारे से हम लोगों की सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर यह सुनकर चौंक गए। बोले, क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो बड़े कमाल का गुण है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए कभी पकड़े भी गए तो हम बच सकते हैं। तब उनमें से एक बोला, भाई, हम में से सबसे अच्छा और सबसे फायदे का गुण तो तुम्हारे ही अंदर है। अगर तुम हमारे गिरोह में आ जाओ तो हमें किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं रहेगी।
मगर राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा कि भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो सीधा राजा के राज खजाने पर हाथ साफ करो। वहां पर इतनी दौलत मिल जाएगी कि फिर दोबारा कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठ कर खाएंगे। यह बात सुनकर उन चारों चोरों की आंखों में लालच चमकने लगा। चोरों के सरदार ने जोश में कहा, वाह, यह हुई ना बात। हमें एक बार में इतना माल मिल जाएगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वह चारों चोर राजा की इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गए। राजा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि यह चारों चोर उसकी चाल में फंस गए। अब वे सभी तेजी से राजा के महल की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए महल के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे कि तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनते ही वे सभी चौंकन्ने हो गए। फकीरा ने रंगा की तरफ देखा, क्योंकि रंगा ही था जो जानवरों की भाषा समझता था। फकीरा बोला, अरे भाई सुनो, रंगा भाई, तुम यह कुत्ता क्या कह रहा है? क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं? रंगा ने कुछ देर तक कुत्ते की आवाज सुनी और फिर अचानक उसका चेहरा फीके पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। वह बोला, भाइयों, यह कुत्ता कुछ बड़ी ही अजीब सी बात कह रहा है। उसके साथियों ने पूछा, यह क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। रंगा बोला कि यह कुत्ता कह रहा है कि इस समय तुम्हारे साथ इस नगर का राजा चल रहा है। जैसे ही रंगा ने कुत्ते की बात बताई, एक पल के लिए वे सभी लोग हैरान रह गए और परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी अचानक चमन जोर से हंसने लगा और बोला, यह तू क्या बक रहा है? और फिर चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे राजा क्या कोई भिखारी है जो इतनी अंधेरी गलियों में घूमेगा? वह तो इस समय अपनी मखमली गद्दों पर आराम कर रहा होगा और तू कह रहा है कि वह हमारे साथ चोरी करने के लिए चल रहा है। उनमें से एक कहने लगा, भाई लगता है इस बार तुमसे कुत्ते की भाषा समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। रंगा बोला, भाइयों, मैं तो वही बता रहा हूँ जो कुत्ता बोल रहा था। शायद यह बात उसने किसी और के लिए कही होगी। तब राजा ने उनसे कहा, भाइयों, मुझे तो लगता है यह कुत्ता भूखा है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं। हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन बेकार की बातों को छोड़ो और अपने असली काम पर ध्यान दो। सबने हामी भरी और आगे की तरफ बढ़ने लगे। राजा मन ही मन खुश था कि उसकी योजना अब सफल हो रही है। चारों चोर अब राजा के महल के अंदर घुस चुके थे, लेकिन किसी के दिल में बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में तो लालच तैर रहा था। जैसे ही वे महल में पहुंचे तो रतन एक पल के लिए खड़ा हो गया और वहां की मिट्टी सूंघने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है, खजाने की खुशबू इसी तरफ से आ रही है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सभी चोर रतन के पीछे पीछे चलने लगे। महल के गलियारों को पार करते हुए वे लोग खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर पहुंच गए, जहां पर एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा था जिस पर एक बहुत भारी ताला लटक रहा था। चमन आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां बड़ी सफाई से घूम रही थी। पलक झपकते ही वह ताला खुल गया। चमन मुस्कुराया और धीरे से बोला, देखा, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला टिक नहीं सकता। वे सभी लोग दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। हर तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशुमार दौलत पड़ी थी। तब एक ने कहा कि भाइयों, अब यह सारी दौलत हमारी हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से कटने वाली है। इसके बाद सभी चोर अपने अपने काम में लग गए। उन सभी ने सोने की अशरफियां अपने अपने झोलों में भर ली। वे सोच रहे थे कि अब तो सारी जिंदगी उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से इतनी दौलत मिल जाएगी कि जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएंगे। राजा भी उनके साथ इसी काम में लगा हुआ था और मन ही मन वह मुस्कुरा रहा था। और फिर चारों चोरों ने लूट के माल में अपने अपने हिस्से बांट लिए, जिसमें से एक हिस्सा उन्होंने राजा को भी दे दिया कि लो भाई, यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम भी हमारे साथ आए थे, इसलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन राजा ने वह थैली लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ यूं ही आ गया था। रतन बोला, भाई, इतनी दौलत कौन ठुकराता है? लेकिन राजा ने कहा, दोस्तों, लगता है मेरी किस्मत में आज यह दौलत नहीं लिखी थी, इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। कुछ सोचकर उन चारों चोरों ने अपने कंधे उचकाए और सोचा, हमें क्या, अगर यह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा।
फिर जल्दी जल्दी वे लोग अपनी अशर्फियां गिनने लगे। राजा एक एक करके उनके पास गया और उनसे उनके नाम और पते पूछने लगा कि अगर मैं फिर कभी चोरी की योजना बनाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने फकीरा से पूछा कि भाई तुमसे कहां पर मिल सकता हूँ? फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास सुखवाली सराय के पास ही रहता हूँ। हाँ, अगर फिर से कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं पर आ जाना। इस तरह से राजा ने एक एक करके उन चारों चोरों से उनके नाम और पते पूछ लिए। चारों इस बात से अनजान थे कि जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे वह तो इस नगर का राजा था। इसके बाद वे सभी लोग महल से बाहर निकल गए। चारों अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए, जबकि राजा नगर की अंधेरी गलियों से होता हुआ वापस अपने महल की तरफ चल दिया। उसे तसल्ली थी कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही है। उसने चोरों को सजा देने के बजाय उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया था। वह सोचने लगा कि यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बड़े ही बेमिसाल गुण हैं। अगर इन गुणों का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मेरी सेना में सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। वह सोचने लगा कि रतन जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती है, अगर मैं उसे अपने खजाने की सुरक्षा का काम दे दूं तो फिर किसी की क्या मजाल कि वह खजाने में सेंध लगा सके। जो चोर हर ताला खोल सकता है, अगर वह हमारे दुश्मनों के किले में घुस जाए तो वह एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। जो चोर यानी रंगा जानवरों की भाषा समझता है, अगर वही हमारे शाही घोड़े और हाथियों की देखभाल करे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। फकीरा की नजरें अंधेरे में भी देख सकती हैं। क्या वह मेरे महल की चौकीदारी कर रहे पहरेदारों का मुखिया नहीं बन सकता? राजा मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने इन चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया तो इनके सभी गुण बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दूं तो यह मेरे सबसे बेशकीमती लोग बन सकते हैं। इस तरह का पक्का इरादा करके राजा अपने महल की तरफ चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह चोरों को सजा नहीं देगा, बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का सूरज निकला तो पूरे नगर में हंगामा मच चुका था कि महल से बड़ी खबर आई है कि राजा का खजाना लूट लिया गया है। सारे मंत्री, सलाहकार और दरबारी महल के दरबार में जमा हो गए। हर तरफ बेचैनी थी, हर कोई अपनी सलाह दे रहा था। किसी ने कहा कि जरूर यह कोई बाहर का गिरोह है जो नगर के बाहर से आया है। पूरे बाजार में छानबीन करनी चाहिए, हर गली हर कूचे में देखना चाहिए। किसी ने कहा शायद महल के अंदर का कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। दरबार में हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ बड़ी ही शांति से यह सब कुछ सुन रहा था। फिर अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाया और बोला, मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूँ कि यह चोरी किसने की है और वह चोर इस वक्त कहाँ पर है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्री और सिपाही राजा की तरफ हैरानी से देखने लगे। एक मंत्री ने झुककर कहा कि महाराज, क्या सचमुच आपको चोरों के बारे में पता है? तब राजा ने बताया कि उन चोरों के नाम रतन, चमन, रंगा और फकीरा हैं और वह कहाँ रहते हैं यह भी मुझे जानकारी है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि हर एक चोर अपने अपने ठिकाने पर मिलेगा, उन्हें पकड़ो और मेरे सामने हाजिर करो। इतना कहकर राजा ने उन चोरों के पते ठिकाने सिपाहियों को बता दिए। सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। सिपाहियों की अलग अलग टुकड़ियां शहर के अलग अलग हिस्सों में उन चोरों को पकड़ने के लिए पहुंच गईं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद चारों चोरों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया गया। अब चारों चोर दरबार में रस्सियों से बंधे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे हैरान लग रहे थे कि उनके नाम और ठिकाने इस तरह से राजा के पास कैसे पहुंच गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अचानक फकीरा, जो कि अंधेरे में देखने की काबिलियत रखता था, उसकी नजर राजा के चेहरे पर जा टिकी। वह राजा को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगा, जैसे कि किसी पहेली का हल ढूंढ रहा हो। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, अरे यह तो वही है। उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी घटना तेजी से घूमने लगी। वह बोला, वही चाल, वही आवाज, वही अंदाज, वही चेहरा, यह तो वही आदमी राजा के रूप में हमारे सामने है। उसने घबराकर बाकी साथियों की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, यह तो वही है, हमारा पांचवा साथी जो रात को हमारे साथ खजाना लूटने के लिए आया था। यानी कि वह कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वह पांचवा आदमी और कोई नहीं बल्कि राजा खुद था। तीनों चोरों ने फकीरा की बातों को नकार दिया। बोला, तू तो पागल हो गया है। यह कैसे हो सकता है कि राजा खुद अपने राज खजाने की चोरी करवाने के लिए हमारे साथ आए
लगता है तूने कोई नशा कर लिया है। अगर यह सच में राजा होता तो क्या यह अपने राज खजाने को अपने ही सामने चोरी करवाता। फकीरा अभी तक राजा को ही देख रहा था। वह बोला कि मैं अंधेरे में एक बार जिसे देख लूं उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकता। मैं सच कह रहा हूँ, यही हमारा 5वां साथी है। यही बोलते हुए फकीरा की आवाज अब कांपने लगी थी। उधर राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, मगर सवाल अब यह था कि इस बात को राजा स्वीकार करेगा या नहीं। दरबार में सभी की नजरें राजा और फकीरा पर जा टिकी। फकीरा थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। उसने सीधे राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकता, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। कल रात वो आप ही थे और आपने हम सबके गुण और खासियत अपनी आंखों से देख लिए थे। अब हम लोग भी आपकी खासियत देखना चाहते हैं। यह सुनते ही दरबार में हलचल सी मच गई, लेकिन राजा जोर से हंस दिया। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी। और फिर राजा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों का एक इशारा किया। उसका इतना करना ही था कि सिपाही फौरन उसके इशारे को समझ गए। चारों चोरों की रस्सियां खोल दी गईं। पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि आखिर यह माजरा क्या है। फिर राजा ने कहा कि इन चारों चोरों को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह लोग चोर ही नहीं बल्कि बहुत ही गुणवान आदमी है। कल रात की पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इसके बाद राजा ने कल रात की सारी घटनाएं अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को सुना दी कि कैसे वह खुद चोरों के साथ चोरी करने के लिए गया और फिर एक एक करके उन चारों चोरों के नाम और पते ठिकाने मालूम कर लिए। यह सुनते ही उन चोरों के हाथ पैर कांपने लगे। वह उसी वक्त राजा के कदमों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। आप हमें एक मौका दीजिए, हम हमेशा आपके वफादार बनकर रहेंगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि तुम लोग चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ही अनमोल गुण है और यही काबिलियत तुम हमारे देश की भलाई में लगा दो तो तुमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के अनुसार हम अपने राज दरबार में नौकरी पर रख सकते हैं। यह सुनकर चारों चोर बहुत ही प्रसन्न हो गए और इसके बाद राजा ने उनमें से हर एक को उनकी खासियत के आधार पर अपने ही महल में नौकरी पर रख लिया। फकीरा, जो कि अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, राजा ने उसे अपने महल का मुख्य पहरेदार बना दिया ताकि वह महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सके। चमन, जो कि बिना चाबी के सारे ताले खोल देता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया। रंगा, जो कि जानवरों की भाषा समझता था, उसे महल के अस्तबल में काम कर रहे नौकरों का मुखिया बना दिया गया। रतन, जो कि सोने चांदी का पता लगा सकता था, उसे खोजी दस्ते का मुखिया बना दिया गया ताकि वह सूंघकर सोने चांदी का पता लगा सके। अब चारों चोर, जो कभी अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, अब वह अपने गुणों के कारण राजा के सबसे खास आदमी बन चुके थे। समय गुजरा और वही चोर राजा के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। तो दोस्तों, सच ही कहा गया है कि इंसान की पहचान उसके गुजरे हुए कल से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से होती है। जरूरी यह नहीं कि हमने कहां से चलना शुरू किया था, बल्कि जरूरी यह है कि हमें पहुंचना कहां है। अगर इंसान अपनी सही काबिलियत को पहचान कर उसे सही रास्ते पर लगा दे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक दूसरा मौका जरूर मिलता है। जरूरत है सिर्फ उस मौके को पहचानने की और उसका फायदा उठाने की, जैसा कि उन चार चोरों ने किया था। इसके साथ ही हर इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं, लेकिन पारखी आदमी वही है जो किसी दूसरे की बुराइयों को नजरअंदाज करके उसकी खूबियों का फायदा उठाकर उसे सही रास्ते पर लगा दे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी आखिरी तक सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।